Bigger than any bank loot that has been reported in India, bigger than the infamous Vijay Mallya case or the Nirav Modi case. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गुजरात की कई कंपनियों पर 22,000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। Money to the tune of 22,000 crore rupees being siphoned off. Banks in India, private and public sector, today have lost what is today valued at a little over 22,000 crore. ऋषि कमलेश अग्रवाल कौन है? इस व्यक्ति पर आरोप है कि इसने 28 बैंकों के साथ करीब 23,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। जब आपके सामने ये शब्द लिए जाते हैं, स्कैम, फ्रॉड, तो आपके दिमाग में नीरव मोदी का नाम आता होगा, विजय माल्या का नाम आता होगा। लेकिन हाल ही में भारत में एक ऐसा स्कैम सामने आया है जो नीरव मोदी के 14,000 करोड़ का स्कैम और विजय माल्या के 9,000 करोड़ के स्कैम की जो लागत है उसे इकट्ठी करके अकेले ही पूरा कर रहा है। ये स्कैम किया है एजीबी शिपयार्ड के ऋषि अग्रवाल ने। स्कैम की जो कीमत बताई जा रही है वो लगभग 23,000 करोड़ है। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं केस स्टडी बाय ट्रेड फ्लॉग। आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। आम आदमी अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए कभी कभी बैंक से लोन ले लेता है, कभी होम लोन, कभी गाड़ी खरीदने के लिए लोन, तो कभी पर्सनल लोन। इस लोन को जो चुकाने के लिए एक ईएमआई बनती है और एक पर्टिकुलर तारीख होती है, उस तारीख पर आपके अकाउंट से खुद ब खुद पैसे कट जाएंगे। मान लीजिए एक ऐसी तारीख आती है जिस तारीख में आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं जिससे वो ईएमआई चुकाई जा सके। अगले दिन से आपको बैंक के फोन आने लगेंगे, आपको याद दिलाया जाने लगेगा कि आप कर्जे में हैं, आपको ये जो रकम है ये वापस करनी है। अगर 3-4 दिन और देरी हो जाए तो ये बैंक वाले आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को फोन करके आपको जलील करेंगे और आपके ऊपर एक डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा। आपकी जो सोसाइटी में इमेज होगी उसे तबाह कर देंगे। अगर एक किसान लोन चुकाने में असफल होता है तो उसकी जमीन नीलाम करा के वो जो रकम होती है वो ये बैंक वापस ले लेते हैं। ऐसे ही अगर कोई आम आदमी लोन चुकाने में असफल होता है तो जो कोलैटरल में कुछ भी रखा हो, घर, जेवर, गाड़ी, उसे ये बैंक वाले उठा ले जाते हैं, नीलाम कर देते हैं और ऐसे अपनी कीमत चुकाई जाती है। ये तो होता है आम आदमी के साथ। अब बात करते हैं कि जो खास लोग होते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव होता है। तो उनके साथ जब ये लोन देते हैं उन्हें बैंक वाले, तो ये उन्हें आंख मूंद कर लोन देते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात हो गई, और वो उस लोन को चुका रहे हैं नहीं चुका रहे हैं इस पे इतना ये मैटर भी नहीं करता इनके लिए। इनकी आंखें खुलती हैं कब, इनकी नींद टूटती है कब, जब सारी सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है एजीबी शिपयार्ड के केस में। तो एजीबी शिपयार्ड और इनके पूर्व अध्यक्ष जो हैं ऋषि अग्रवाल, इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, एक साथ 28 बैंकों को चूना लगाया है। ये चूना जो लगाया गया ये 22,872 करोड़ रुपए का है। राउंड ऑफ करें तो 23,000 करोड़, यानी कि 23 और उसके बाद 10 जीरो। अगर अभी भी आपके समझने में दिक्कत हो रही हो तो ऐसे समझिए कि जो चंद्रयान गया था भारत से, उसकी कॉस्ट 1,000 करोड़ के लगभग थी। तो जितना पैसा खा के ये डकार मार गए हैं उतने पैसे में भारत के 23 रॉकेट चांद तक पहुंच जाते हैं। अब तमाम सवाल आपके मन में होंगे कि ये स्कैम कब से हो रहा है, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है और ये स्कैम कब सामने आया, हमें अब पता मतलब कितने दिन बाद पता चल रहा है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। साल है 1989। इस साल में आरएस नेत्रा नाम के एक व्यक्ति गुजरात के सूरत में एक मगदल्ला शिपयार्ड नाम की कंपनी शुरू करते हैं। इस कंपनी का काम होगा समुद्र के जहाज बनाना और उनकी मरम्मत करना। क्रूड यूनिवर्सिटी अमेरिका से एमबीए करके एक लड़का वापस लौटता है और इस कंपनी को टेक ओवर करता है। इस कंपनी का नाम मगदल्ला शिपयार्ड से बदलकर एजीबी शिपयार्ड करता है। इस लड़के का नाम है ऋषि अग्रवाल। ये एजीबी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और इस मामले के मेन एक्यूज भी हैं यही साहब। कंपनी ने 90 के दशक में भयंकर पैसा कमाया, खूब तरक्की हुई इनकी। 2009 आते आते ये देश की नंबर 1 कंपनी बन गई अपने बिजनेस में, यानी कि जो ये समुद्र के जहाज थे इन्हें बनाने में और इनकी मरम्मत करने में। अब इसी दौरान इन्होंने अलग अलग बैंक से पैसा भी खूब उठाया और बैंक्स ने भी जमकर इन्हें पैसा दिया क्योंकि कंपनी की ग्रोथ ही इतनी बढ़िया थी। 2008 से 2012 तक इन्होंने अलग अलग जो बैंक थे उनसे पैसा उठाया। आज की तारीख में अगर देखा जाए कि किस बैंक का कितना पैसा फंसा है
तो वो हम आपको बता देते हैं, आप गिनते जाइएगा कि इनमें से जो पब्लिक बैंक्स हैं वो कितनी है। आईसीआईसीआई बैंक का 7089 करोड़ रुपीस, आईडीबीआई बैंक का 3639 करोड़ रुपीस, एसबीआई का 2926 करोड़ रुपीस, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1614 करोड़ रुपीस, एक्सिम बैंक का 1327 करोड़ रुपीस, पंजाब नेशनल बैंक का 1244 करोड़ रुपीस, आईओबी का 1218 करोड़ रुपीस और बैंक ऑफ इंडिया का 719 करोड़ रुपए। इन्होंने चूना तो कुल मिला के 28 बैंक को लगाया है। हमने आपको वो बैंक्स बताई हैं जिनका जो हिसाब है वो मोटा मोटा है, 1000 करोड़ के आसपास है। अरे इन्होंने तो एलआईसी को भी नहीं छोड़ा। एलआईसी एक ऐसी जगह जहां पर हर व्यक्ति अपने खून पसीने की मेहनत को बचाकर एक किश्त खरीदता है, वहां से भी इन्होंने 124 करोड़ रुपए मारे हैं। 2013 आते आते जो समुद्र पर राज करने वाली कंपनी थी उसकी खुद की नाव में छेद होने लगे। इनको जो पैसा दिया गया वो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि वो पैसा जिसके वापस मिलने की उम्मीद न के बराबर हो जाए, वो बनने लगा। ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने अपने एक स्टेटमेंट में बताया कि कैसे 2014 में जब ये ऑलरेडी पता चल रहा था कि जो भी ये एसेट्स हैं ये नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं, पैसा वापस नहीं दे पाएगी ये कंपनी, फिर भी यूपीए की सरकार ने जाते जाते इन्हें एसबीआई से 2000 करोड़ का लोन दिलवाया। आप सोच रहे होंगे ये लोन क्यों दिलवाया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम आप जैसे आम आदमी के साथ ऐसा होता कि हमारी एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर हम लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, लोन वापस करने में असक्षम है और ईएमआई बाउंस हो जा रही है, तो हमारा सिविल स्कोर जो है वो खराब हो जाएगा, हमें दूसरा लोन मिलने में बहुत दिक्कत होगी, हमें समाज में जलील कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये खास लोग होते हैं उनके साथ ये बैंक्स एकदम उल्टा परफॉर्म करती हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी भारी भरकम लोन्स लेकर डूब रही हो तो बैंक्स उन्हें और लोन देते हैं ताकि उस कंपनी को डूबने से बचाया जा सके। ऐसा ही इस केस में हुआ, लेकिन जो ऋषि अग्रवाल की एजीबी कंपनी थी वो पूरी तरह से चूना लगा रही थी इन बैंक्स को, क्योंकि जो पैसा बैंक इन्हें इसलिए दे रही थी कि अपनी कंपनी को ये डूबने से बचाएं, वो पैसा ये और संपत्ति खरीदने में लगा रहे थे। अगर इस केस की टाइमलाइन देखी जाए तो हमें पता लगेगा कि 2017 में खबर आ गई थी कि ये कंपनी दिवालिया हो चुकी है, अब इनके पास पैसा है नहीं। 2019 में सारी बैंक्स ने मिलके इस कंपनी को एनपीए डिक्लेयर किया। इन्होंने 2020 में एक शिकायत दर्ज कराई सीबीआई के पास इस कंपनी के खिलाफ। सीबीआई को अपनी जांच पड़ताल करने में 1.5 साल लग गया और अब 2022 में 7 फरवरी को फाइनली इनके खिलाफ एक लीगल एफआईआर दर्ज हुई है। अब देखिए साहब, देश में चुनावी मौसम चल रहा है तो बहुत जाहिर सी बात है कि ये जो केस हुआ ये एक मुद्दा बन गया, चुनाव का भी बनना भी चाहिए। बीजेपी अपने कटाक्ष कर रही है, कांग्रेस अपने कटाक्ष कर रही है। जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो केंद्र सरकार इससे बचकर कैसे निकल सकती है? और दूसरी बात, जब ये घोटाला गुजरात से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो तो फिर कांग्रेस क्यों कोई भी मौका छोड़ेगी सवालों के ब्रह्मास्त्र छोड़ने के? तो जो बीजेपी ने अपने डिफेंस में ये कहा है कि एजीबी को लोन हमारे कार्यकाल में तो दिए नहीं गए। कांग्रेस ने उन्हें जो रिबटल दिया है वो ये दिया है कि अरे जब 2017 में पता चल गया था कि कंपनी दिवालिया हो गई है तो फिर उसी समय से कार्रवाई करनी शुरू क्यों नहीं की गई, इतना लेट क्यों किया गया? क्या इसमें भी जो है पूरी मिलीभगत थी सिस्टम की? देखिए कि इतना बड़ा जो घोटाला है 23,000 करोड़ का, मतलब अगर यहाँ स्क्रीन पे मैं बोलूं कि स्क्रीन पे 23,000 करोड़ लिख जाओ शायद ये स्क्रीन कम पड़ जाए। तो फिर इतना बड़ा घोटाला बिना सिस्टम के जो तालमेल होता है उसके बिना तो नहीं होता। लेकिन सवाल यही है कि तालमेल बिठाया किसने? अब देखिए, ये राजनीतिक सवाल जवाब तो अपनी तरफ है, लेकिन इनके बीच एक बुनियादी सवाल है, वो ये है कि अब आगे क्या? तो अब आगे ये है कि मोदी सरकार में एक बैंक्रप्सी का कानून पास हुआ था, उसके तहत अब इस केस में क्या होगा ये आप सुनिए ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी राणा जी से। सीबीआई अपना केस रजिस्टर किया है उसने, तो वो उसकी बाकी जो एसेट्स है और प्रॉपर्टीज हैं उन सबको वो क्योंकि धोखाधड़ी वाला केस है तो धोखाधड़ी के केस के नाते वो सब चीजों को जो है वो उनकी इकट्ठा किया जाएगा और जितनी मैक्सिमम रिकवरी होगी वो संभव करेंगे।
जैसे रुचि से सोया का आपने एग्जांपल दिया, या फिर वीडियोकॉन के साथ हुआ, या फिर और तमाम कंपनियों के साथ ये होता ही है कि अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, एनसीएलटी के पास चले जाते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में ये पैसा किसका था, पैसा किसका गया, नुकसान किसका हुआ। जवाब है ये आपका पैसा था, नुकसान भी आपका ही हुआ है, चूना भी कहीं ना कहीं आपको ही लगाया गया है, पैसा भी आपका ही खाया गया है। ऐसा कैसे? बैंक्स के पास अपना पैसा नहीं होता। जो आप और हम यानी कि डिपॉजिटर्स पैसा जमा कराते हैं एफडी में, सेविंग्स में, वही पैसा ये दूसरों को लोन देते हैं और इसी से अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। तो ये जो पूरा स्कैम हुआ है इसके विक्टिम हम और आप और हिंदुस्तान की जनता ही है। तो अब जब आपको पता चल ही गया है कि ये जो पूरा खेल हुआ है ये आपके ही साथ हुआ है, तो आपके मन में अगला सवाल ये हो रहा होगा कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। तो जहां तक है ये आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है, इनके एसेट्स को सीज करके उनकी नीलामी करके पैसा रिकवर किया जा सकता है, लेकिन ये पूरा पैसा मिलने की उम्मीद न के बराबर है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का जो कंक्लूजन है और जो एंडिंग है वो हम आप पर यानी कि अपनी ऑडियंस पर छोड़ रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से वो क्या लूप होल्स हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम में जिसका यूज करके ये बड़े उद्योगपति और ये बड़ी कंपनियां हमारा और आपका पैसा खा जाती हैं और हमें खबर तक नहीं मिलती। हमें जरूर बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।